हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बैरन आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोना लोआ को लेकर के, तो मोना लोआ जो है वो हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है और हवाई आइलैंड जो है वो यूएस का पार्ट है। हवाई आइलैंड पर 5 वोल्केनोज लोकेटेड हैं, उनमें से एक है मोना लोआ वोल्केनो और इन वोल्केनोज के इरप्शन के थ्रू ही हवाई आइलैंड जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो इसकी जो लोकेशन है मोना लोआ की वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे, आज है 24 अप्रैल और आप सभी को पता है 24 अप्रैल को बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो है वो इंडिया में हुए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस जो है उसमें जुडिशरी ने इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया था और एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बात की थी कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह अमेंड कर सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। और इसी के बेसिस पर आप सभी को पता है कि 2007 में जो केस हुआ उसमें डिसीजन लिया गया कि जो हमारी 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल जिसको इंक्लूड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, ताकि लेजिस्लेचर सेंटर और स्टेट की लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाए और अगर उनको हम चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू से उनको बचाया जा सके तो 9th शेड्यूल में उनको रखा जाए। और 9th शेड्यूल जो है उनको प्रोटेक्शन देती है जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन 2007 में जुडिशरी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 को जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंपोर्टेंट टर्म दी थी और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो आप किसी भी लोग को जो है वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचा सकते। तो इसमें क्लियरली बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी लोग 9 शेड्यूल में रखे गए हैं उनको आप जुडिशियल रिव्यू से बचा सकते हो, लेकिन उसके बाद में जो है वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचेंगे अगर उनको लेकर के पिटीशन डाली जाती है तो। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 जो है वो आप सभी को पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला और इसीलिए 24 अप्रैल को जो है वो नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ में 24 अप्रैल को बर्थ में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के इंपोर्टेंट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म भी 24 अप्रैल को ही हुआ है। 1973 को 50 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के 30 इयर्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर ये जो केशवानंद भारती केस जो है इसके इंपोर्टेंट जजमेंट को कंप्लीट होते हैं कितने साल, 50 इयर्स कंप्लीट। तो दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हमने एक इंपोर्टेंट डेट और उसका जो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आज एडिटोरियल पेज पर कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं और उनको लेकर के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो अभी एक रिपोर्ट आई कि इस साल के मिड तक जो है वो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा, मतलब हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मिड 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 142.86 करोड़ और चाइना की हो जाएगी 142.57 करोड़, मतलब चाइना से 2.9 बिलियन हायर जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसमें अगर हम प्रॉफिट देखें तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो दूसरा उन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा कि देखो हमें क्लियर डेट नहीं पता है कि जिस दिन इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2021 में पॉपुलेशन कंडक्शन नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से क्लियर डाटा जो है वो हमारे पास में पॉपुलेशन को लेकर के नहीं है। ओके,
राइटर ने बोला है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमें एज ए प्रॉफिट लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट इंडिया को इससे हो सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें ज़्यादा इसको लेकर के परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के NFHS के डाटा अगर हम देखें 5 के, तो हमारा इंडिया का जो रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 है 2023 में। मतलब कोई भी जो पेरेंट्स है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनसे 2 बच्चे हो रहे हैं, मतलब 2 को रिप्लेस करेंगे 2, मतलब पॉपुलेशन जो है उसमें एक टाइम के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टैग्नेशन और डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मतलब आप ये देखिए कि एक टाइम के बाद में, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि 2064 के बाद में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज मोड पे आएगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है उसमें अगर आप बर्थ रेट देखो तो उसमें काफ़ी कंट्रोलेबल वे में जो फैमिली है वो प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद में हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब इंडिया में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो राइटर हैं वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है कि हम सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में सामने आएंगे, तो इसको लेकर के हमें परेशान नहीं होना है। हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है, मतलब 15 to 64 ईयर के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इस क्राइटेरिया में, इस एज ग्रुप में जो है वो बिलोंग करता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्राफ है, जो संख्या, जो हमारी यूथ एज है, उसको हमें यूज करना है एज ए इकोनॉमिक डिविडेंड। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमें इकोनॉमिक डिविडेंड में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कुछ क्राइटेरिया के ऊपर कि अगर हम यहाँ पर काम करें तो हम जो है वो एक बेहतरीन पॉइंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ की मैकेनिज्म जो है वो राइटर ने यहाँ पर रखी है कि जैसे कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे इंडिया के लिए एक बोनस बनेगा एज ए इकोनॉमिक डिविडेंड। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एजुकेशन एंड स्किल्स जनरेट करें, हेल्थ कंडीशन एंड गवर्नेंस को जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, स्किल प्रोवाइड करें लोगों को, तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से होंगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ एज ज़्यादा है, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए तो वो जो है वो हमारे लिए एज ए कर्स जो है वो सोसाइटी के लिए सामने आएगा। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन जो है इसके लिए बेहतरीन फोकस करना होगा। ओके, एजुकेशन एंड स्किल जनरेशन करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड करेंगे, डिजीज़ जो है वो कम रहेगी। और वैसे अगर हम देखें तो यूथ एज ज़्यादा है तो डिजीज़ का जो बर्डन है ना वो इंडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी कम रहेगा। गुड गवर्नेंस के थ्रू जो है वो पॉलिसीज अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें तो ये सारा जो प्रॉफिट है वो इंडिया को ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया एज ए प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मार्केट के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करें क्योंकि हमें चीप लेबर जो है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हम हर सेक्टर में इंडिया फोकस करें, और हमने देखा भी है कि 2047 तक इंडिया चाहता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मतलब हर सेक्टर में इंडिया जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये पॉइंट रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स, हेल्थ कंडीशन एंड गवर्नेंस, इन सेक्टर में इंडिया को अच्छे से काम करना है। दूसरा राइटर ने यहाँ पर बताया गया है कि देखो जैसे 2064 के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, मतलब जो यूथ एज है वो ओल्ड एज की तरफ जाएगा, तो तब जाकर के इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में यूथ एज है तो डिजीज़ के ऊपर आपको कम खर्चा करना है, लेकिन जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, यूथ ओल्ड एज आएगी, तो आपको ज़्यादा खर्चा करना होगा। आपकी जो सोसाइटी में जो पॉपुलेशन है उनके लिए आपको और ज़्यादा पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि हमारे सामने ट्रबल आए, हमारे सामने एक कोस्ट आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और कॉस्ट जो हैं वो सेम कॉइन के 2 साइड होते हैं। मतलब अगर आपको इस पॉपुलेशन से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि आप इकोनॉमिक डिविडेंड में या इकोनॉमिक सेक्टर में अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कॉस्ट भी जो है वो जनरेट होगा। लेकिन कॉस्ट एक टाइम के बाद में जनरेट होगा जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जब पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ जाएगी, तो उससे पहले क्यों ना हम इसका बेनिफिट जो है वो ले। मतलब इंडिया जो है वो अपने आप को इकोनॉमिक लेवल पर सक्सेसफुल क्रिएट करे, ताकि जब पॉपुलेशन ओल्ड एज में जाए तब भी हम अच्छे से काम कर पाए, अपना मार्केट जो है हम इस तरीके से एस्टेब्लिश करें। राइटर ने यहाँ पर बोला
है कि जैसे कि अदर कंट्रीज हम बात करें जापान की, चाइना की, यूएस की और भी अदर मेजर इकोनॉमीज है, वहां पर ओल्ड एज ज़्यादा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर एक बार फैमिली जो है वो डिक्रीज लेवल पर जाती है तो दोबारा उसको इंक्रीज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास में बेस्ट है वो है यूथ एज और उसको हमें करना है प्रमोट। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ ईस्ट जिसमें हमारे 8 स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ना वो चेंज हो रहे हैं। चेंज किस तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चेंज किया जा रहा है, वहाँ पर अलग अलग इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर एस्टेब्लिश की जा रही हैं। तो एक तरीके से डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो हम कनेक्टिविटी वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर ने यहाँ पर बताया गया है कि हम हमारे रीजनल कंट्रीज के साथ में मिलकर के भी वहाँ पर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं और इसमें स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, वहां पर जापान जो है वो एक मेजर लीडिंग जो है वो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो ट्रोइका है इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान का, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ कंपनीज जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ पर बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ में और भी अदर लेवल पर जो है वो सिर्फ यहाँ पर कनेक्टिविटी के ऊपर ही फोकस ना किया जाए। जैसे अभी बांग्लादेश में एक पोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जापान उसको डेवलप कर रहा है, तो इस तरीके से पोर्ट की कनेक्टिविटी रेलवे और रोड लाइन्स के थ्रू अगर हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट तक हो पाएगी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉर्थ ईस्ट को अगर हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी रिलेशन बेहतरीन रहेंगे, लेकिन हमें बांग्लादेश के साथ में एनश्योरिटी जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम अच्छे से एस्टेब्लिश करें, बांग्लादेश के साथ में जो हमारे रिलेशन है उसको और बेहतरीन करें, और साउथ एशिया में जो है वो बांग्लादेश के साथ में रिलेशन बेहतरीन होंगे तो हमारे इंडिया की जो साउथ ईस्ट पॉलिसी जो है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके ऊपर हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो इसमें देखो रशिया के साथ में जो हमारे रिलेशन, जो हमारा ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अप्रैल टू फेब 2020 से अप्रैल टू फेब 2023 मतलब हर साल के अप्रैल टू फेब का मतलब एक साल का जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि उसमें जो है वो कितना, किस कंट्री से कितना जो है वो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यार रशिया का जो पार्टीशन है वो इंडिया में पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, और अगर हम कुछ टाइम में भी डिस्कस करें एवरी ईयर जो है तो अब भी रशिया का जो पार्टिसिपेशन है वो क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अदर सेक्टर में भी हम रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो फर्स्ट आर्टिकल है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रूल टू ब्रिंग लार्जली अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो 27 कंट्रीज का जो यूरोपियन यूनियन है उसके एक ब्लॉक के रूप में जो काम करता है, तो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उन्होंने बताया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए हम काम करेंगे। ओके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है काफ़ी अनरेगुलेटेड सेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज भी हो रहा है, लोग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यहाँ पर अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया भी अपने लेवल पर जो है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है उन्होंने भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो असेट्स के लिए काम किया है। साथ ही साथ में ये भी बात की जा रही है कि कुछ लेजिस्लेशन जो है वो उसको लेकर के आएंगे। इसके अलावा एक फुल फ्लेज्ड रेगुलेशन के अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ, जैसे कि 2022 का जो यूनियन बजट था उसमें बात की गई थी टैक्सेशन की और स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ की, और अगर हम अभी के बजट की बात करें तो ये बोला गया कि 30% जो टैक्स है मतलब
अगर ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट से देखने को मिलता है तो 30% टैक्स जो है इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो भी इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 उसको लेकर के है। उसमें कुछ चेंज किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मतलब NCPCR जो है उसने चेंज किया है 2015 का जो एक्ट है। और इसमें देखने को ये मिला कि अभी क्या होगा कि मान लो कोई जुवेनाइल है 16 to 18 एज के बीच का कोई जुवेनाइल है, तो अगर वो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसको जो है एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाए या एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जाए, इसके लिए पहले प्राइमरी असेसमेंट होगा। ऐसा गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, देखो आप इस बात के ऊपर फोकस करो, 2012 में निर्भया कांड हुआ, निर्भया केस हुआ। उस निर्भया केस में जो है वो एक पर्सन, एक जो जुवेनाइल इंक्लूड था और उसकी एज के बेसिस पर उसको जो है वो छूट दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। तभी जाकर के इसके ऊपर फोकस किया गया कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई जुवेनाइल जो है वो इंक्लूड है किसी हीनियस क्राइम में तो उसको एज ए अडल्ट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अभी ये जो प्राइमरी असेसमेंट जो होना चाहिए, प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट होगा किसी भी जुवेनाइल का, वो एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है इसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो चाइल्ड से रिलेटेड मतलब जो पर्सन है वो चाइल्ड सेक्रेटरी, साइकेट्रिस्ट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में उसके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बेसिस पर ये मतलब उसका इंक्लूजन होना चाहिए इस बोर्ड में। और जब उस चिल्ड्रन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाए या उसके साथ में डिस्कशन किया जाए तो इसमें जो है उसकी फैमिली, उसकी तरफ से जो लॉयर है वो भी प्रेजेंट हो। साथ ही साथ में उस चाइल्ड को लेकर के जो है वो बेसिक बैकग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। और इसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं वो इसमें रोल प्ले करेंगे। तो मेन टारगेट ये है कि हीनियस क्राइम में जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है उनको रेगुलेट करने के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो ये NCPCR जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 109 के अंडर जो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया गया है ताकि इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के काम कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ रूल्स में कुछ एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है। उन एम्बिग्यूटी में जो है वो क्लियरली क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर के इन सारे इश्यूज को टैकल किया जा सकता है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो हमारी क्विज सीरीज है जो प्रद्युमन सर आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं 2023 में, अगर आप UPSC प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं या फिर अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उस डेली बेसिस पर इवनिंग में 9:30 को 9 to 9:30 के बीच में नाइट में जो है वो वीडियो अपलोड किया जाता है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें किसी भी टॉपिक को लेकर के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट एंड डाटा जो है वो आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके लिए प्रीलिम्स में एज ए एलिमिनेशन मेथड के रूप में वो सारे डाटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, थैंक यू।